हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हैं और इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशंस थी 1950 से 1990 के बीच में वो देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर रिफर्स टू ऑल दोज प्रोसेस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गुड्स थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब फूड क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स, उनका प्रोडक्शन करना, वो प्रोसेस एग्रीकल्चर है। At the time of independence, the agriculture sector was saddled with surplus labor, extremely low productivity, and defective land tenure system. Tenure system था, जमींदारी सिस्टम था और लो प्रोडक्टिविटी थी। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही बुरी हालत थी। Therefore, the agriculture sector, which accounted for the largest share of the workforce, needed immediate attention. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन ने पढ़ा था 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इमीडिएट अटेंशन चाहिए था। तो अब एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, उसके लिए ये रिफॉर्म्स लाए थे। 3 रिफॉर्म्स लाए थे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लाए थे, टेक्निकल रिफॉर्म लाए थे और जनरल रिफॉर्म लाए थे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म मतलब लैंड रिफॉर्म था, टेक्निकल रिफॉर्म मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और जनरल रिफॉर्म मतलब दूसरे भी रिफॉर्म्स पास किए थे। तो अपन एक एक करके तीनों रिफॉर्म्स देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। इसमें क्या था? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप वर टेकन टू एबोलिश इंटरमीडिएटरीज एंड टू मेक द टीलर्स द ओनर ऑफ द लैंड। पहले क्या होता था? जमींदारी सिस्टम था, तो लैंड तो जमींदार ओन करते थे, लेकिन उस पर काम कौन करता था? फार्मर्स वगैरह। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सबसे पहले उन्होंने इंटरमीडिएटरीज को हटाया, मतलब वो जमींदार वगैरह को हटा दिया। जो भी उस लैंड पे काम कर रहा था उसको ही उसका ओनर बना दिया। द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड बी गिवन इंसेंटिव्स टू द टीलर्स टू इन्वेस्ट इन द मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। उनको सफिशिएंट कैपिटल भी दिया ताकि वो उस लैंड पे इम्प्रूवमेंट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। अपन ने जब एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स पढ़ी तब पढ़ा था कि जो जमींदार से वो सब इनकम तो ले लेते थे उनसे, मतलब रेंट और लगान तो वसूल कर लेते थे, लेकिन उनको कुछ भी खर्चा नहीं देते थे। वो उस लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन जैसे इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद क्या किया? जो टीलर्स थे, मतलब जो फार्मर उस पर काम कर रहा था, उसी को ओनर बना दिया और उनको सफिशिएंट कैपिटल भी दिया ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके और प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके। Problems in abolition of intermediaries कहते हैं, in some areas the former zamindar continue to own the large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. अब इंटरमीडिएटरीज को हटा तो रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे पहली प्रॉब्लम क्या है? जो बड़े बड़े जमींदार थे उन सब ने लेजिस्लेशन में लूपहोल फाइंड कर लिया था। मतलब जो भी रूल पास हुआ था उसमें से उन्होंने ऐसे पॉइंट्स फाइंड किए जिसकी हेल्प से वो फायदा उठा सके। तो कुछ कुछ जमींदार थे वो अभी भी लार्ज एरिया ऑफ लैंड उनके खुद के पास ही रखा था उन्होंने। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम टू सेल्फ कल्टीवेटर क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। मतलब कुछ कुछ जमींदार ऐसे होते थे, वो यही बोलते थे कि ये हमारी जमीन है, हम ही इस पे काम कर रहे थे, जबकि और कोई काम कर रहा था और जो काम कर रहा था उन सबको निकाल दिया था। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि हम ही इस पे काम कर रहे हैं, तो उनको ओनरशिप मिल गई थी। इवन व्हेन द टीलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ द लैंड, the poorest of the agricultural labor such as sharecroppers or landless labor did not benefit from the land reforms. इतना सब होने के बाद भी कुछ फार्मर्स ऐसे बन गए थे जिनको ओनरशिप तो मिल गई थी, लेकिन फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लैंड रिफॉर्म्स का बेनिफिट उठा पाए। और क्या क्या हुआ था लैंड रिफॉर्म में? लैंड सीलिंग फिक्स करी थी, मतलब फिक्सिंग ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, and beyond that limit the land would be taken over by the government and would be allotted to the landless cultivator and small farmers. लैंड सीलिंग फिक्स की थी, मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड फिक्स कर दी थी कि एक इंडिविजुअल के पास उससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती। अगर उसके पास उससे ज़्यादा लैंड होगी तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, और जो लैंडलेस कल्टिवेटर्स है, ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है और जो छोटे फार्मर्स हैं, उन सबको वो लैंड प्रोवाइड करा रही थी। The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands and to promote equity in the agriculture sector. मेन एम क्या था लैंड सीलिंग का? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इक्विटी लाना, मतलब जितने भी फार्मर्स हैं उन सबके पास बराबर बराबर की लैंड हो
अब प्रॉब्लम्स क्या थी लैंड सीलिंग में? द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स delaying its implementation. They use this delay to register their lands in the name of close relatives, thereby escaping from legislation. अब जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह थे वो सब कोर्ट में चले गए, तो अब कोर्ट में केस फाइल किया, उसकी वजह से ये लैंड सीलिंग को इम्प्लीमेंट करने में डिले हो गया, और वो डिले का फायदा उठा के उन्होंने जितनी भी लैंड थी वो सब उनके रिलेटिव्स के नाम पे कर दी, तो लैंड सीलिंग से वो बच गए. द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड lots of loopholes which were exploited by the big landholders to retain their land. मतलब इस लेजिस्लेशन के भी बहुत सारे लूप होल्स निकाल दिए थे जिसकी वजह से जो बड़े जमींदार होते हैं उन्होंने फायदा उठाया. अब टेक्निकल रिफॉर्म क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म को ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया था. एट द इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. लगभग 75% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज यूज ऑफ ओल्ड टेक्निक्स एंड एब्सेंस ऑफ required infrastructure for the vast majority of the farmers. Maximum farmers के पास all technology थी, तो जो productivity थी वो बहुत कम थी. Indian agriculture vitally depend on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they had access to irrigation facilities, which were very few of them had. मतलब irrigation facilities भी बहुत कम थी और फार्मर्स को मैक्सिमम मॉनसून पे मतलब रेनफॉल पे डिपेंड होना पड़ता था. द स्टैग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन. मतलब ये जो भी दिक्कतें आ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सॉल्व कर दी थी. ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या? रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस. HYV सीड्स लाए थे जिसकी हेल्प से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ज्यादा करने मिल रहा था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा था. द यूज ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन द करेक्ट क्वांटिटी एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज वाइटल. मतलब ये HYV जो सीड्स थे उनको बराबर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए थे और करेक्ट अमाउंट में वाटर चाहिए था. मतलब ये तीनों चीजें प्रॉपर प्रोपोर्शन में चाहिए था. अगर एक भी चीज ज्यादा होती है तो फिर वो क्रॉप्स बिगाड़ देती है. और उसको समझाने के लिए इंडियन अडॉप्टेड HYV प्रोग्राम्स in 1966 which was successful because of HYV seeds, sufficient irrigation facilities and use of fertilizers and pesticides. This strategy is known as green revolution. मतलब अब कितना क्या प्रोपोर्शन में सबको मिलाना है वो सब बताने के लिए HYV प्रोग्राम्स सेट किए थे इंडिया ने 1966 में. तो उसके अंदर क्या क्या बताया? उसके अंदर HYV सीड्स, सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज और प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स समझाया. इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया. द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन approximately in mid 1960s to mid 1970s. The use of HYV seed was restricted to more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Further, the use of HYV weeds primarily benefited the wheat growing regions only. मतलब सबसे पहले मिड 1960 से मिड 1970 में ये तीन स्टेट में ही HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. ये फर्स्ट फेज की बात है. फिर सेकेंड फेज में मतलब मिड 1970 से मिड 1980s में द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. पहले सिर्फ वीट ग्रोइंग रीजन्स में ही ज्यादा इफेक्ट करते थे HYV सीड्स, लेकिन उसके बाद सेकेंड फेज में मतलब मिड 1970s से मिड 1980s में ये जो HYV टेक्नोलॉजी थी वो फैल गई थी और दूसरा क्रॉप्स में भी हेल्प कर रही थी. द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी enabled India to achieve self-sufficient in food grains. We are no longer had to be at mercy of Americans or any nations for meeting the national food requirement. तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन के आने की वजह से इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड ग्रेन्स के पर्सपेक्टिव से. मतलब अब इंडिया की जो फूड रिक्वायरमेंट थी वो खुद इंडिया ही फुलफिल कर रहा था, उसको अमेरिका या दूसरे किसी नेशन से फूड ग्रेन्स मांगने की जरूरत नहीं थी. अब ग्रीन रिवोल्यूशन के अचीवमेंट्स क्या कहते हैं? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ग्रीन रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन marketable and market surplus. Marketable surplus refers to the part of agriculture produce which is sold in the market by the farmers after fulfilling their own consumption requirements. मतलब जो ग्रीन रिवोल्यूशन की मदद से जो एग्रीकल्चर का था वो मार्केटेबल बन गया था और मार्केटेड सरप्लस भी था. मतलब जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा था वो सब फार्मर्स खुद तो कंजम्पशन कर ही रहे थे, खुद की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर ही रहे थे, साथ में उसको मार्केट में बेच के पैसा भी कमा रहे थे. तो वो कमर्शियलाइजेशन हो रहा था. इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मतलब
अब इंडिया में फूड शॉर्टेजेस नहीं हो रही थी, फूड कभी भी कम नहीं पड़ रहा था। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से लेबर्स को ज़्यादा हायर करना पड़ रहा था। फिर इंक्रीज इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट हो रहा था तो उसकी वजह से इनकम भी बढ़ रही थी। और सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिया फॉरेन कंट्रीज पे अब डिपेंडेंट नहीं था, खुद ही सेल्फ सफिशिएंट था। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। मेनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी एक्सेट्रा वर एस्टेब्लिश। ग्रीन रिवॉल्यूशन में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स वगैरह चीजें थे, तो वो सब बनाने के लिए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही थी। अब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। अब कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी कुछ नुकसान हो रहे थे। वो क्या थे? इंक्रीज इन द डिस्पेरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। मतलब ये जो HYV सीड्स वगैरह थे वो सब बिग फार्मर्स ही अफोर्ड कर पा रहे थे, तो बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच में डिफरेंस आ रहा था। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, HYV क्रॉप्स पे पेस्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस है, तो जो स्मॉल फार्मर्स थे जिन्होंने जैसे तैसे ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की वो सब कभी कभी पेस्ट अटैक की वजह से सब कुछ खो देते थे। लिमिटेड क्रॉप्स भी लिमिटेड थे। सबसे पहले फर्स्ट फेज में सिर्फ व्हीट बेस्ड था, उसके बाद थोड़े बहुत क्रॉप्स बढ़े, मतलब राइस, बाजरा, मेज जैसे। तो HYV सीड्स लिमिटेड क्रॉप्स के लिए ही अवेलेबल थे। रीजनल इम्बैलेंस, क्रॉप्स तो लिमिटेड थे ही, उसके साथ साथ लिमिटेड स्टेट्स में ही अवेलेबल था। जैसे पहले पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी, AP एक्सेट्रा, तो कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ही अवेलेबल था। However, these fears did not come true because of the step taken by the government. ये सब शॉर्टकमिंग्स थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टेप्स उठाए थे ताकि वो शॉर्टकमिंग्स को कम कर सके। क्या क्या स्टेप्स थे? लोन्स प्रोवाइड कर दी थी गवर्नमेंट लो इंटरेस्ट रेट पे छोटे फार्मर्स को, सब्सिडीज देती थी फर्टिलाइजर पे, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर रखे थे जो कि ये पेस्ट अटैक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उसको कम करने के लिए रिसर्च कर रहे थे। As a result, output on small farms equaled the output of large farms in the course of time. मतलब थोड़े टाइम बाद स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के लिए आउटपुट बराबर हो गए थे। However, green revolution is benefited to the small as well as rich farmers. इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से सबको फायदा हुआ था। क्लियर है? अब जनरल रिफॉर्म्स देख लेते हैं। जो अदर रिफॉर्म्स थे क्या क्या थे? क्रेडिट फैसिलिटीज, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज थी और जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स थे, वो सब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एस्टेब्लिश किए गए थे। कॉमर्शियल बैंक्स भी एस्टेब्लिश की थी और एक नाबार्ड एस्टेब्लिश किया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो स्पेशली फार्मर्स को लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में नेशनल लेवल पे। इरिगेशन फैसिलिटीज, पहले इरिगेशन फैसिलिटीज भी कम थी तो गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई थी। पहले सिर्फ 15% लैंड ऑफ कल्टीवेशन थी, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी। अभी 48.3% लैंड अंडर कल्टीवेशन पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। कैसे प्रोवाइड कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूबवेल्स इन द लार्जर एरिया हैव बीन कवर्ड। तो जगह जगह पे ट्यूबवेल्स बना रहे थे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। और क्या क्या जनरल रिफॉर्म्स है? ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, मार्केट एस्टेब्लिश किया जगह जगह पे ताकि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल कर सके। स्पेशल मार्केट कमिटीज बनाई थी ताकि जितने भी फार्मर्स है उन सबको उनके प्रोडक्ट पे बराबर प्राइस मिले ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज भी बनाई थी ताकि फार्मर्स जो है वो उनके प्रोडक्ट को बार्गेन कर पाए। और क्या थी जनरल रिफॉर्म? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली थी। इस पॉलिसी में क्या होता था? गवर्नमेंट जो है वो मार्केट प्राइस से थोड़ी ज़्यादा प्राइस फिक्स कर देती थी। तो मतलब अगर कोई भी फार्मर उसने जितना प्रोड्यूस किया उतना सेल नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट उस प्राइस पे खरीद लेती थी और गवर्नमेंट उसको स्टॉक कर लेती थी ताकि वो जब भी इमरजेंसीज हो जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिनिस, तो उस टाइम पे उस स्टॉक को यूज़ कर सके। क्लियर है? अब इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।